हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का वीडियो नंबर 10 बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना। सेकंड चैप्टर में हमने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम कवक के बारे में अध्ययन करेंगे। कवक जो होती है वो सभी वास स्थानों पर पाई जाती है, विश्वव्यापी होती है। कवक जो होती है वो नम मिट्टी में, चमड़े पर, लकड़ी के टुकड़ों के पर, अचार, ब्रेड सब पर उग सकती है। ठीक है। और कवक जो है वो पादप और जंतुओं में परजीवी रूप से भी पाई जाती है। ऊमाइसीटीज वर्ग की जो कवक होती हैं वो गर्म और आर्द्र स्थानों पर भी मिल सकती है। तो इस प्रकार कवक जो है उस सभी वास स्थानों पर जो है वो पाई जाती है। या तो वो मृतोपजीवी रूप से होती है या फिर वो परजीवी रूप से पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ कवक जो होते हैं वो शैवाल के साथ सहजीवी रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकेन जो है सहजीवी रूप से ही पाई जाती है, जैसे कि लाइकेन। ठीक है। कुछ कवक जो है वो उच्च पादपों की जड़ों में पाई जाती है, जैसे माइको राइजा। ठीक है। कवक जो होता है वो कवक जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और तथा कुछ जो है वो परजीवी रूप से भी पाई जाती है। कवक जो होती हैं, अगर मैं संरचना की बात करूं कवक की, तो कवक कैसे होते हैं? तंतुओं से निर्मित होती हैं, और एक कोशिकीय कवक में यीस्ट है खाली, जबकि बहुकोशिकीय कवक जो बाकी वह कवक जो होते हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जो होता है वो कवक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कवक तंतु मिलकर क्या बना लेते हैं? कवक जाल बना लेते हैं, और कवक जाल को हम क्या कह देते हैं? माइसीलियम भी कहते हैं। ठीक है। तो कवक की संरचना हमने पढ़ी कि कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तंतु में मिलकर तंतु क्या बनाते हैं? जाल, और जाल को हम क्या कह देते हैं? माइसीलियम। ठीक है। कवक, अब कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति कवकों की किसकी बनी होती है? काइटिन की। ध्यान रहिए बिल्कुल, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी रहती है। जबकि जो ऊमाइसीटीज है उनके अंदर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। कवक जो तंतु होते हैं वो नलिकाकार होते हैं, और उनमें बहुत सारे केंद्रक जो होते हैं, कोशिका द्रव्य जो होता है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है। और कुछ कवकों के जो कवक तंतु हैं वो पट्टयुक्त भी होते हैं, यानी पट्टीय कवक तंतु भी पाए जाते हैं। अब है कवक में जनन कितने प्रकार का होता है। देखो, हमने ये पढ़ लिया कवक कहाँ पाए जाते हैं? सभी आवास स्थानों पर। कैसे होते हैं भोजन के रूप में? या तो मृतोपजीवी या परजीवी रूप से। संरचना की बात करें तो यीस्ट एक कोशिकीय, बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं, और कवक तंतु से मिलकर बने होते हैं। कवक तंतु मिलकर कवक जाल बना लेते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन की। तो ऊमाइसीटीज में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। अब कवक तंतु यदि नलिकाकार होते हैं तो बहुकेंद्रकीय होते हैं, पटयुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कवकों में जनन की। कवक में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। एक तो कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, और तीसरा लैंगिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो कौन कौन से प्रकार का होता है? खंडन, विखंडन और मुकुलन। कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है: खंडन, विखंडन और मुकुलन। अलैंगिक जनन की बात करूँ तो अलैंगिक जनन जो है वो कौन कौन सा होता है? बीजाणुओं के द्वारा, कोनेडिया द्वारा, अचल और अचल बीजाणु द्वारा, है ना। अलैंगिक जनन या तो कोनेडिया तथा चल और अचल बीजाणुओं की सहायता से होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। सबसे पहले तो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद केंद्रक विभाजन, और उसके बाद में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अगुणित कवक तंतु बनते हैं, कवक जाल बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने 3 प्रकार से जनन पढ़ा। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें अपन ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन या तो कोनेडिया के द्वारा होता है, या फिर अलैंगिक जनन जो होता है वो चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो देखिए कैसे जो बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर पाए जाते हैं। बीजाणुधानी धर पर होती है। ठीक है। तो इधर देखिए ये चल और अचल बीजाणु है। चल और अचल बीजाणु जो होते हैं उन वो किस पर लगते हैं? कवक जाल होता है। देखो कवक जाल पर क्या लगती हैं? बीजाणुधानियाँ। ये कवक जाल है। कवक जाल पे क्या लगती है? बीजाणुधानियाँ। और बीजाणुधानी जो होती है उस पर क्या लगते हैं? बीजाणु, चल और अचल बीजाणु।
और उन अचल और चल बीजाणुओं का अंकुरण होता है, और अंकुरण से क्या लगता है, चल और अचल बीजाणु का क्या होता है, अंकुरण होता है, और अंकुरण से जो है वो नए कवक जाल का निर्माण होता है। वापस से सुन लीजिए, कवक जाल, कवक जाल में क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी। चित्र में देख लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, कवक जाल। कवक जाल में क्या लगी हुई है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी जो होती है वो फटती है तो बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, बीजाणु मुक्त होते हैं तो अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं कोनिडिया की। ठीक है, कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडियम धर पर लगे होते हैं। तो देखिए, कवक जाल पे कोनिडिया धर है। इस कोनिडिया धर पे बहुत सारे अग्र अभिसारी क्रम में कोनिडिया लगे हुए हैं। ठीक है, कोनिडिया जो है वो अलग हो रहा है, अलग होकर अंकुरित होकर नया कवक जाल बना रहा है। तो कोनिडिया, अंकुरण और नए कवक जाल का निर्माण। तो ये हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। ठीक है, जो कि या तो कोनिडिया द्वारा होता है या फिर चल और अचल जो बीजाणु हैं उनकी सहायता से होता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है केंद्रक विभाजन, और तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन से जो बनता है। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर क्या होते हैं कि दो जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो आपस में संयुक्त हो जाती हैं, लेकिन उनके केंद्रक संयुक्त नहीं होते, केवल क्या होती है, पहले कोशिकाएं संयुक्त हो जाती हैं। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं उसमें अगुणित कोशिकाएं जो होती हैं तुरंत आपस में संयुक्त होकर द्विगुणित कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, तुरंत आपस में संयुक्त होकर क्या करती हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है। तो सबसे पहले 2 ऊतक पास में आते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। अब लेकिन केंद्रक संयुक्त नहीं होते। ये अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी। क्या कहलाती है ये अवस्था, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज जो होती हैं उनमें प्लाज्मोगेमी और केंद्रक संलयन के बीच में एक लंबा समय होता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, मध्यवर्ती अवस्था। अब दूसरा क्या है, केंद्रक संलयन। देखो, प्लाज्मोगेमी में कोशिकाएं पास पास में आ रही थी लेकिन केंद्रक संलयित नहीं हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रकों का संलयन हो रहा है। केंद्रक संलयन होकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं केंद्रक संयुक्त होकर। अब तीसरी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें द्विगुणित केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब कवक जाल जो होता है आकृति बीजाणु बनने, फलनकाय बनने की विधि के आधार पर हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं इसको, इसे 3 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लैंगिक जनन की 3 प्रावस्थाएं, पहले दोनों तो तक पास पास हो जाते हैं और दोनों संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन केंद्रक संयुक्त नहीं होते। दूसरे में केंद्रक का संलयन हो रहा है और तीसरे में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणुओं का, अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। और अगुणित केंद्रक जो होते हैं वो निर्मित होते हैं जो अंकुरित होकर कवक तंतु और कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब कवक जाल में की आकारिकी के आधार पर उनमें बीजाणु किस प्रकार बन रहे हैं, फलन काय की विधि क्या है, इस आधार पर इस जगतों को कितने वर्गों में बांट दिया है, इस जगतों को 3 वर्गों में बांट दिया। सबसे पहला कौन सा है, फाइकोमाइसिटीज। इसे हम आदिम कवक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे आदिम कवक, क्योंकि ये जो कवक होती है ये शैवालों के सदस्य कुछ लक्षण रखती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, आदिम कवक। कहाँ पाई जाती है, शैवाल सदस्य है ना, तो इन्हें जो है शैवाल कवक भी कहते हैं, एल्गल फंगाई भी कहते हैं, एल्गल फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये जलीय आवास में पाई जाती है, नम स्थानों पर, लकड़ी वकड़ी और यहाँ पर पाई जाती है, तथा ये पौधों पर अविकल्पी रूप से परजीवी होती है। क्या होती है, पौधों पर अविकल्पी रूप से परजीवी होती है। अब इसकी कवक तंतु की संरचना कैसी होती है, तो कवक तंतु जो होते हैं संकोशिकी होते हैं, है ना, और कवक तंतु में पट नहीं पाए जाते हैं, पट विहीन होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कवक जाल जो होता है वो संकोशिकीय होता है, पट विहीन होता है, और एक केंद्रक जो होता है वो एक ही कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। अब जो है वो अलैंगिक जनन जो है वो इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज में किसके द्वारा होता है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु या कोनिडिया के द्वारा होता है। बीजाणु कहाँ पे लगे होते हैं, बीजाणुधानियों में लगे होते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बीजाणु कहाँ लगते हैं, बीजाणुधानी के अंदर, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं।
जो अलैंगिक जनन होता है, जो लैंगिक जनन होता है, उसमें युग्मक कैसे होते हैं, या तो समयुग्मक के प्रकार के, या असमयुग्मक की प्रकार के होते हैं, या विषम युग्मक की प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों तरह के युग्मक जो है उनके अंदर बन सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के कुछ वर्ग हैं उन्हें फिर विभाजित किया जा सकता है, जैसे ओमाइसिटीज़ और जाइगोमाइसिटीज़। जो फाइकोमाइसिटीज़ के में जो एल्ब्यूगो होता है, जो कि क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, और क्रूसीफेरी कुल मतलब सरसों के कुल का पौधा है। ये सरसों के अंदर ही क्या रोग उत्पन्न करता है, श्वेत किट रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, श्वेत किट रोग उत्पन्न करता है। तो इस फाइकोमाइसिटीज में कौन सी कवक आती है, एल्ब्यूगो आती है, जो कि क्रूसीफेरी यानी सरसों को जो पौधा है उसमें श्वेत किट रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस जो होती है वो ब्रेड पे लगने वाली कवक होती है, म्यूकस और राइजोपस। ठीक है, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ लिया। अगले के बारे में जो है वो हम अगले 3 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है, बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, है ना, फाइकोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो हमने फाइको के बारे में पढ़ लिया। एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।